इस टॉपिक के अंदर हम सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक फार्मूला है एक्स सी यू एम इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू ओवर एम वन प्लस एम टू इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इसकी डेरिवेशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ मास है वो होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी रिजिड बॉडी लें और उस रिजिड बॉडी को अगर हम किसी भी इस तरह की वेज के ऊपर रखें और वेज पे रखने से वो रेस्ट की हालत में आ जाए, उसके अंदर कोई भी रोटेशन पैदा ना हो, तो हम कहेंगे कि बॉडी का वो जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास है। तो हमने डेफिनेशन से देखा है कि अगर बॉडी को सेंटर मास के ऊपर रखा जाए तो उसके अंदर कोई रोटेशन पैदा नहीं होती, तो ये ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो इस डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे बॉडी को रखने से उसके अंदर पैदा होने वाला जो नेट टार्क होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी हुई है कि समेशन ऑफ टी टा इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जैसे ही बॉडी को सेंटर ऑफ मास के ऊपर रखेंगे उसके अंदर नेट टार्क जो है वो ज़ीरो पैदा होगा। ठीक है, इसी कंडीशन की वजह से हम अपना ऊपर वाला फार्मूला डिराइव करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें कितने मैसेज मौजूद हैं। तो इस डायग्राम में हमारे पास दो मैसेज हैं, M1 और M2। एक तो M1 की वजह से टार्क पैदा होगा और दूसरा टार्क M2 की वजह से पैदा होगा। इनकी वैल्यू अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर मैस M1 अगर हम देखें तो मैस M1 के लिए क्या होगा, मैस M1 के लिए टार्क को हम T1 का नाम या टा1 का नाम देंगे, इक्वल होगा F1 इंटू L1। F1 क्या है, मैस M1 जितनी फोर्स लगा रहा होगा वो F1 होगी, और L1 क्या होगा, फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान का फासला। ये पिवट पॉइंट है और ये फोर्स F1 है, इसके दरमियान का जो फासला होगा उसको हम मोमेंट आर्म L1 का नाम देंगे। यहाँ पे मैंने डायग्राम में रेड भी शो कर दिए ताकि आपको वाज़े नज़र आए और आपको समझ आ सके। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। टा1 का जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा M1G। क्योंकि जो M1 है वो फोर्स कौन सी लगा रहा होगा, वेट की फ़ोर्स, और वेट की फ़ोर्स का रिज़ल्ट हमेशा M1G, मैस M1 है तो M1G, मैस M2 होगा तो M2G आएगा, वेट की फ़ोर्स का रिज़ल्ट। तो F1 की जगह M1G और L1 एज इट इज़ लिखा है। L1 क्या है, मोमेंट आर्म L1। L1 की डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या करते हैं, L1 की वैल्यू निकालने के लिए XCOM जो टोटल डिस्टेंस है इसमें से x1 कर देते हैं माइनस। अगर इस XCM इस डिस्टेंस में से x1 ये डिस्टेंस चला जाए तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस L1 ही रह जाएगा, जो ये वाला डिस्टेंस है XCM माइनस x1। तो L1 की जगह हम यही लिख देंगे टा1 इक्वल टू M1G एज इट इज़। L1 की जगह XCM टोटल डिस्टेंस माइनस x1 ये वाला स्मॉल डिस्टेंस। तो ये हमारे पास टार्क 1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम मैस M2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। M2 के लिए लिखेंगे F2 L2, F2 की जगह M2G, L2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हम L2 की वैल्यू भी उसी तरह पुट करते हैं। अगर हम L2 की वैल्यू देखें तो L2 की ये वैल्यू है, इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसलिए हम लिखेंगे x2 टोटल डिस्टेंस माइनस XCOM ये वाला डिस्टेंस। तो इस तरह हम L2 की वैल्यू भी लिख लेंगे। ठीक है, तो x2 माइनस XCOM ये हमारे पास आएगा टार्क 2 का रिज़ल्ट। अब चूँकि हम सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है जी, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन दोनों टार्क का सम इक्वल टू ज़ीरो कर दें। तो यूजिंग कंडीशन समेशन ऑफ टा इक्वल टू ज़ीरो, टा1 प्लस टा2 इक्वल टू ज़ीरो। तो टा1 की वैल्यू ऊपर हम देखेंगे क्या लिखी थी, M1G XCOM माइनस x1, वो वैल्यू लिख दी। टा2 की वैल्यू M2G x2 माइनस XCOM इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे मैंने रेड में एक माइनस साइन लगाया हुआ है। ये माइनस साइन क्यों लगाया है जी, इसकी रीज़न आपको डायग्राम से समझ आएगी। अगर हम मैस M1 के अगर हम सपोज़ करें कि मैस M1 ज़्यादा है तो ये मैस M1 जैसे ही नीचे मूव करेगा तो M2 पर मूव करेगा, रोटेशन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर हम M1 की वजह से रोटेशन देखें तो रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो ऐसे टार्क को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए टा1 को पॉजिटिव लिया है। और अगर मैस 2 हम कहें कि ज़्यादा है और इसके जैसे टार्क को देखें तो ये मैस M2 अगर नीचे मूव करता है तो जो रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, और ऐसा टार्क जो क्लॉकवाइज हो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क पॉजिटिव
और क्लॉकवाइज टार्क हमेशा नेगेटिव, इसलिए m1 की वजह से टार्क पॉजिटिव लिया जाएगा, m2 की वजह से टार्क नेगेटिव। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो एक माइनस साइन लगाया है, इसकी रीज़न ये है कि जो m1 की वजह से टार्क है टा1 वो एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव है, और जो टा2 है वो क्लॉकवाइज होने की वजह से नेगेटिव है। इसके बाद हम ये करते हैं कि इनमें से जी जो टर्म है वो कॉमन ले लेते हैं, जी टर्म कॉमन आ गई है, ठीक है। इसको हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं जी टर्म को, तो इधर जी लिखा हुआ है मैंने डिवाइड बाय जी, तो जी टर्म लेफ़्ट साइड पे भी इक्वेशन के राइट साइड पे भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि राइट साइड पे ज़ीरो है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये m1 जो है इधर भी दोनों टर्म से ज़रब हो जाएगा, m2 इधर दो टर्म से ज़रब हो जाएगा, रिज़ल्ट आएगा m1 XCOM माइनस m1 x1 माइनस m2 x2 माइनस माइनस प्लस m2 XCOM इक्वल टू ज़ीरो। जी चूँकि ख़त्म हो गया है। अब देखें यहाँ पे XCOM मौजूद है, इस टर्म में भी इसमें से हम XCOM कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही XCOM हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे m1 प्लस का m2 भी प्लस का, तो XCOM इंटू m1 प्लस m2 रह जाएगा। ये माइनस दोनों टर्म अगर इक्वेशन के राइट साइड पे जाएँ, इधर माइनस की हैं उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। m1 x1 प्लस m2 x2 ठीक हो गया। अगर अब हम दोनों तरफ m1 प्लस m2 से कर दें डिवाइड, तो क्या होगा जी, इधर m1 प्लस m2 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ XCOM रह जाएगा, और इधर होगा m1 x1 प्लस m2 x2 और डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये हमारा रिज़ल्ट था जो बिल्कुल सिंपल सा था। अब हमने यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि इस डायग्राम के अंदर जो हमने स्टार्ट में ली है डायग्राम, तो इस डायग्राम के अंदर हमने ये जो डिस्टेंस x1 x2 या XCOM लिया है, ये डिस्टेंस हमने ओरिजिन के लिहाज से लिया है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने पिवट पॉइंट के लिहाज से नहीं लिया, बल्कि ये डिस्टेंस हमने ओरिजिन के लिहाज से ली। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो न्यूमेरिकल हम करते हैं सेंटर ऑफ मास के, उसमें ये बात हमें बहुत मदद देती है। इसके अलावा एक जो और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनकी डायरेक्शन जो है ना दोनों की, F1 की और F2 की, ये हमेशा डाउनवर्ड होगी, क्योंकि ये फोर्स हम किसकी वजह से ले रहे हैं, वेट की वजह से ले रहे हैं। ये बात भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक बात दोबारा से मैं रिपीट करता जाऊँ कि जो टार्क हम लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज टार्क जो है वो हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। ये चीज़ इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैस m1 नीचे मूव कर रहा है तो ये जो मोशन है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो m2 की वजह से भी एंटी, ऐसा नहीं है। हम एक वक्त में एक मोशन को देखें, अगर m1 की वजह से मोशन होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही होगी, और अगर m2 की जैसे देखें तो ये नीचे अगर गिरता है m2, इसका वेट ज़्यादा कंसीडर करें, मैस ज़्यादा कंसीडर करें, तो ये रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक टार्क पॉजिटिव है तो दूसरा टार्क जो है वो नेगेटिव है। और आखिर पे एक बात बताता जाऊँ कि यहाँ पे हमने जो ली हैं सिर्फ दो मैसेज ली हैं, m1 और m2। इस वजह से क्या है जी, इनकी वजह से जो हमारे टर्म्स आए हैं, जो फार्मूला आया है, उस फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स हैं। अगर हमारे पास मैसेज जो हैं वो ज़्यादा हों, 3 मैसेज हों, तो हमारे पास जो फार्मूले के अंदर रिज़ल्ट आएगा वो भी 3 टर्म्स की फॉर्म है। अगर मैसेज की तादाद 4 हो तो फार्मूले के अंदर रिज़ल्ट भी 4 टर्म्स की फॉर्म में आएगा। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास अगर 3 मैसेज हैं तो फार्मूला किस तरह बनेगा, XCOM इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह हम फार्मूले को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।